हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज फ्रॉम क्लास 9th। अब ये जो लेसन है ये डील करता है आपके फूड रिसोर्सेज के बारे में और उनकी इम्प्रूवमेंट कैसे कराई जा सकती है। ह्यूमन के फूड रिसोर्सेज जो है वो बेस्ड है, हमारे सोर्सेज जो है फूड के जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो है वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो ये दोनों सोर्सेज हैं हमारे फूड के। अब जो हमारा प्लांट का फूड है वो हमको मिलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर करके, और एनिमल्स के फूड हमको एनिमल हस्बेंड्री की पार्ट से, एनिमल्स पालना, उनसे फूड लेना, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। सो यहाँ से क्लियर कट हमको समझ में आ रहा है कि जो ये लेसन है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, हम इसको दो पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं, एक एग्रीकल्चर से और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री से। अब बात आती है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज टॉपिक कर रहे हैं तो हमें फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज एंड व्हाई इज द नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी लैंड नहीं बढ़ रही है। लैंड हमको चाहिए फूड ग्रो करने के लिए, लेकिन लैंड हमारी लिमिटेड है, उतनी ही है, हम लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना इज व्हाट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब जब हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करना है तो जब हमने देखा कि भाई प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा फूड रिसोर्सेज को करने के लिए, तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके। अब ये जो एफर्ट्स है ये कुछ रेवोल्यूशंस की फॉर्म में हमारे सामने आए। जैसे जब देखा गया कि भैया खाना कम हो रहा है तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और येलो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ हमारे ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे नई टेक्निक्स आई, बहुत सारे नए केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन की फॉर्म में हमारे सामने आया। ठीक है, प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, प्रोडक्शन हमने बढ़ा दी, लेकिन उससे हमें प्रॉब्लम क्या आई कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ने लगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को जब फेस हुई तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी गई। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारा आया सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने लिए तो यूज़ करें, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको अपने लिए यूज़ करें और आने वाली जनरेशन के लिए उनको संभाल कर रखें। ऐसा नहीं है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अभी हैं हम उनका पूरा का पूरा यूज़ कर लें और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़ें। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या अडॉप्ट किया, सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब खुद भी यूज़ करें, एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी हमारे रिसोर्सेज बचे रहें। ये एक प्रॉब्लम थी। अब दूसरी प्रॉब्लम जो हमको देखने को मिली वो ये प्रॉब्लम थी कि ठीक है, अगर हमने फूड रिसोर्सेज बढ़ा भी दिए तो कम से कम लोगों के पास उस फूड को खरीदने के लिए पैसे तो हों। ठीक है, तो ये दो बड़ी दिक्कत हमारे सामने आई। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, पहली तो हमें निकाल ली कि भाई हमको एग्रीकल्चर बढ़ाना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। दूसरी प्रॉब्लम आई कि पैसे की कमी है। अब इस पैसे की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के लिए ये सॉल्यूशन दिए गए कि फार्मिंग के साथ साथ फार्मर्स को और भी चीज़ें अपने फार्मिंग में डालनी है। फार्मिंग के साथ साथ मतलब मिक्स फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग, ये भी हम डिटेल आगे पढ़ेंगे भी। मिक्स क्रॉपिंग
इंटरक्रॉपिंग, ये टेक्निक्स फॉलो करें और साथ में अपनी फार्मिंग को इंटीग्रेटेड बनाएं। मतलब जो फसलें उगा रहे हैं वो तो ठीक है, उगती रहे फसलें, लेकिन साथ में वो अपनी फार्मिंग प्रैक्टिस को, एग्रीकल्चर को बाकी प्रोफेशंस के साथ भी जोड़े, जैसे पोल्ट्री भी करें, बी कीपिंग भी करें, फिशरी भी करें। इससे इनको मॉनेटरी गेन्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, और रिस्क फैक्टर कम हो जाएंगे। बाई चांस एक फार्मिंग में कम एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो रही है तो बाकी प्रोडक्ट्स उनको सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ज़रूरी क्यों है। अब जो हम करेंगे वो पढ़ेंगे कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, यानी कि हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी पैदावार, उनकी यील्ड कैसे बढ़ा सके। तो बढ़ानी है हमने क्रॉप की यील्ड, ठीक है, तो कम से कम क्रॉप्स के बारे में जानकारी पहले थोड़ी सी हासिल कर लेते हैं। क्रॉप्स क्या हैं, तभी हम उनकी यील्ड पे बात कर सकेंगे। तो हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो क्रॉप्स हमारे किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड है? क्रॉप्स हमारे डिवाइडेड हैं सीरियल्स। कुछ सीरियल्स के एग्जांपल्स है वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, सॉर्गम, ये सीरियल्स है। फिर पल्सेस, ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी जो आपकी अरहर की दाल होती है, लेंटिल जो मसूर की दाल होती है, ठीक है। फिर ऑयल सीड्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सेसमे, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, ये सब आपके ऑयल सीड्स में आ गए। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनके सबको आपको एग्जांपल बहुत ज़्यादा मालूम है। एक कैटेगरी और है जो है आपके स्पाइसेस, क्यूमिन, पेपर, बे लीफ मतलब तेज पत्ता, चिनेमॉन, दालचीनी, कोरिएंडर, धनिया, टर्मरिक, हल्दी, कार्डमम, इलायची। तो ये सब आपके बेसिक क्या है, फूड क्रॉप्स जो आप खाने के इस्तेमाल में लाते हैं। इन फूड क्रॉप्स से आपको मिलता है न्यूट्रिएंट्स। सीरियल्स से आपको मिलने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। पल्सेस से आपको मिलने वाले हैं सारे प्रोटीन्स, इससे आपको मिलने वाले हैं सारे प्रोटीन्स। ऑयल से मिलने वाले हैं आपको फैट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से आपको मिलने वाले हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेजिटेबल, फ्रूट और स्पाइसेस सब में आपके विटामिन्स प्लस मिनरल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके फूड क्रॉप्स हैं जो आप खाने के लिए लगाते हैं और इनसे आपके बेसिक रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो जाती है। अब इन खाने के अलावा आपके फूड क्रॉप्स की कुछ और कैटेगरीज भी हैं, जैसे आपके जो फूड क्रॉप्स हैं उनमें कुछ आपके हैं फॉडर क्रॉप्स। ये फॉडर क्रॉप्स क्या हैं? ये वो क्रॉप्स हैं जिनको ग्रो किया जाता है एनिमल्स को खाना देने के लिए, जिसमें आपके एग्जाम्पल है बारसेम, ओट्स आपकी सूडन ग्रास, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो आपकी क्रॉप्स में आती है वो है आपकी फाइबर क्रॉप्स, जो कमर्शियली यूज़ करे जाते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है। इनके हम फाइबर्स का यूज़ करते हैं और ज़्यादातर इनके फाइबर्स हम यूज़ करते हैं फॉर क्लोथिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो आपकी क्रॉप्स की है, मतलब अभी जो क्रॉप्स हैं आपके, अगर हम इन क्रॉप्स को ग्रो करना चाहते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? क्रॉप्स की ग्रोथ डिपेंड करती है हमारे क्लाइमेट पर, टेम्परेचर पर, सॉइल पर, वाटर अवेलेबिलिटी पर और फोटो पीरियड्स पर। फोटो पीरियड्स मतलब कि पौधे को कितनी देर की सनलाइट चाहिए। ये सभी फैक्टर्स हैं जिन पर हमारे प्लांट की या क्रॉप की ग्रोथ डिपेंड करती है। तो अब क्योंकि ये देखिए फैक्टर्स में ज़्यादातर क्लाइमेट, टेम्परेचर, वाटर, इन सब की बातें हो रही हैं, तो यानी कि ये कुछ सीजन्स बेस्ड हो गए। कुछ सीजन्स में आपको पानी ज़्यादा मिलेगा, कुछ सीजन में कम मिलेगा, कुछ सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कुछ सीजन में टेम्परेचर कम होगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पर हम प्लांट्स को
दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप. दिस इज द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. अब खरीफ क्रॉप को आप मॉनसून क्रॉप कहते हैं और ये उगता है आपका रेनी सीजन में, जबकि राबी के क्रॉप जो है आपके वो विंटर सीजन क्रॉप है. ठीक है. अब मॉनसून क्रॉप है या रेनी सीजन क्रॉप है तो इसकी वेदर कंडीशंस आप बहुत आराम से खुद लिख सकते हैं कि जो अगर खरीफ क्रॉप्स है तो वो उनके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो क्या है, हॉट एंड वेट. वेट को आप ह्यूमिड भी बोलते हैं. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए खरीफ क्रॉप को. जबकि राबी को ठंडा, सर्दियों वाले पौधे हैं तो ठंडा चाहिए, ठंडा और उसमें बारिश भी नहीं होती तो कोल्ड एंड ड्राई. तो चलिए इनके मंथ भी देख लेते हैं. तो जो बरसातों के मंथ हैं वो खरीफ सीजन को क्रॉप करने के मंथ है और जो विंटर्स के मंथ हैं वो राबी सीजन को क्रॉप ग्रो करने के मंथ है. तो यानी कि खरीफ को अगर आपने ग्रो करना है तो उसके आप जून में उसको सोइंग करेंगे और अक्टूबर में उसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे. वेयर एज राबी को आप नवंबर में ग्रो करेंगे और अप्रैल में काट लेंगे. ठीक है. ये ठंड के क्रॉप्स हैं. तो अगर हम इसको ऐसे याद करें कि मतलब एग्जाम्पल्स के लिए, तो आप देखते हैं अक्टूबर के पास जब दिवाली आती है तो आप ज़्यादातर चावल की या धान की पूजा करते हैं क्योंकि तब धान कट के आया होता है, चावल की नई फसल आ रखी होती है. तो ज़्यादातर आपकी पूजा में चावल का इस्तेमाल होता है. तो यहाँ से आप याद रख सकते हो क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स एग्रीकल्चरल बेस्ड बहुत ज़्यादा रहे हैं. तो यहाँ से याद रख सकते हो भाई जो चावल है वो रेनी सीजन के बाद आ जाता है तो वो खरीफ क्रॉप है. और सर्दियों में कौन सा है? ठीक है, वेरी गुड, गेहूँ, वीट जो आपका बैसाखी पे काटते हैं मार्च अप्रैल में. ठीक है. तो यहाँ से आपको दो मेन इनके एग्जाम्पल्स इजीली लर्न हो गए. अब जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमको वो भी लर्न करने हैं. बुक के एग्जाम्पल लर्न करने के लिए आई हैव अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी फनी ट्रिक टू लर्न. तो जो आपके राबी के हैं, पहले हम राबी के देख लेते हैं. राबी के लिए जो ट्रिक है वो है वाह मुझे एलपीजी मिली. क्योंकि पहले के ज़माने में एलपीजी मिलना बहुत मुश्किल होता था तो जिसको मिल गई उसने बोला वाह मुझे एलपीजी मिल गई. तो वाह से आपका बन गया वीट, MU मस्टर्ड, मुझे मस्टर्ड, L से लिनसीड, P से पी मटर, G ग्राम. अब मिली का कोई मतलब नहीं है कि भाई तो एक एक्सप्रेशन है कि भाई हाँ मुझे मिल गई. तो वाह मुझे एलपीजी मिल गई. ठीक है. तो यहाँ से आपको लर्न होते हैं राबी के क्रॉप्स. अब हमें याद करने हैं खरीफ के. तो ये एक फ़नी सी पिक्चर आपके सामने है. ये पिक्चर की ड्राइंग आप अगर याद रख लें तो आपको ईजीली खरीफ के एग्जाम्पल याद हो जाएंगे. तो खरीफ का एग्जाम्पल क्या है, मतलब देखो खरीफ में हमने पैडी तो लर्न कर लिया कि चावल खरीफ का क्रॉप है. तो चलो जरा हम पैडी का खेत बना लें. तो ये हमने बना लिया पैडी का खेत. इसमें लगा दिया हमने एक मेज़ का क्रॉप. अब आपको पता है मेज़ के ऊपर जो बहुत सारे बाल जैसे फाइबर निकल रहे होते हैं तो वो फाइबर बना लिए जो आपकी कॉटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो 3 क्रॉप्स यहाँ पे हमने कवर कर लिए, पैडी, मेज़ और कॉटन. अब ये कॉटन के पौधे के ऊपर हमारा बैठा हुआ है 2 ग्राम का पिजन. कितना हल्का सा बेचारा बिल्कुल सोया हुआ, बिल्कुल बीमार सा पिजन है जो सोया हुआ है और बीमारी की वजह से इसका वेट कितना रह गया, 2 ग्राम. वेट कितना रह गया इसका, 2 ग्राम. ठीक है. आई एम सॉरी, ये ज़रा स्क्रीन पर पेन आई एम नॉट एबल टू हैंडल. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ठीक है. तो चलिए इसी से देख लेते हैं. तो हमने कैसे लर्न किया इसको. ये पैडी है, पैडी के खेत में मेज़ है, मेज़ के ऊपर लगा हुआ है ये धागे जो निकल रहे हैं कॉटन. इसके ऊपर सोया हुआ है एक बेचारा बिल्कुल मासूम सा 2 ग्राम का पिजन. तो हमारे क्रॉप्स क्या क्या बन गए, पैडी, मेज़, कॉटन. सोया हुआ है तो सोयाबीन, पिजन है तो पिजन पी, और 2 ग्राम का है तो ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम. यहाँ से आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा इनके एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स लर्न करना इम्पॉर्टेंट है. MCQ में कई बार आपके ये क्वेश्चंस आ जाते हैं.
तो इसी अकॉर्डिंगली आप लर्न करेंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर। तो यहाँ तक चलो जी, हमारा ये हो गया। क्या हो गया, हमने खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स पढ़ लिए। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई हमारे बहुत सारे तरह के क्रॉप्स होते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, और 2 तरह के हमने क्रॉप्स पढ़े, राबी एंड खरीफ। अब हमें करनी है अपने क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट, कि हमारे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाए। तो इन क्रॉप्स को ग्रो करने के अच्छी सी ग्रोथ के हैं 3 प्रोसेसेस। एक है हमारा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, एक जो हमने करना है दैट इज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और तीसरा हमारा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप वैरायटी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। पहले हम क्या करेंगे, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे, कि हमने क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूव कर दी। क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूव करने के बाद हमने क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ानी है, यानी कि हमने उसकी पैदावार, यील्ड बढ़ानी है। वो भी बढ़ गई तो हमने साथ साथ अपने क्रॉप की प्रोटेक्शन भी करनी है। ठीक है, हमने क्या करनी है, अपने क्रॉप्स की प्रोटेक्शन भी करनी है, कि हमने अपने क्रॉप्स को डिजीजेस से और बाकी चीज़ों से बचाना है। तो अब इन तीनों कैटेगरीज को हम स्टडी करेंगे और देखते हैं कितना हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अपना क्रॉप की वैरायटी की इम्प्रूवमेंट, मतलब हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करना है। तो हम इनमें क्या क्या टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं वो हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। क्रॉप वैरायटी क्रॉप प्रोडक्शन को अगर हमने बढ़ाना है, मतलब हमारी अगर इम्प्रूवमेंट करनी है क्रॉप्स में, तो जो 3 स्टेप है आपके, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ानी है और क्रॉप की प्रोटेक्शन करनी है। अब वैरायटी कैसे बढ़ाएंगे, हम इसकी वैरायटी बढ़ाएंगे बाय सिलेक्शन, बाय हाइब्रिडाइजेशन, बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये तीनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर हम इसके इरिगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर हम अलग अलग तरह के क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये है हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फिर हमने क्रॉप की प्रोटेक्शन भी करनी है। प्रोटेक्शन किस किस से करनी है, वीड्स से, इंसेक्ट्स से और डिजीजेस से। तो इनकी हम डिटेल स्टडी इसमें करने वाले हैं। तो जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो हम करेंगे क्रॉप की वैरायटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की डिटेल थोड़ी सी देखते हैं। अब अगर हम क्रॉप वैरायटी की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वैरायटी इम्प्रूव, मतलब क्या क्वालिटीज़ हम उसमें चाहते हैं, क्या चीज़ हम चाहते हैं कि उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो जो फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूवमेंट डिपेंड करती है, उसमें सबसे पहला फैक्टर हम ये पढ़ने वाले हैं, हायर यील्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए। हम ऐसी क्रॉप की वैरायटी चाहते हैं जिसमें हम चाहेंगे कि हम उसमें कम इन्वेस्टमेंट करें और हमारी यील्ड ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम चाहते हैं हमारे क्रॉप्स में इम्प्रूव हो। सेकंड है, हम उसकी क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम क्वालिटी ग्रो कर रहे हैं वो बढ़िया सी क्वालिटी हो। अब हर एक क्रॉप की क्वालिटी अलग होगी। अगर हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, तो हम चाहेंगे वीट की बेकिंग क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम पल्सेस ग्रो करवा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि भैया हमारे पल्सेस में जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की पल्सेस है। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस पर प्रेजेंट प्रोटीन के बारे में, कि भाई प्रोटीन इसमें बहुत अच्छा है, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब अगर हम ऑयल सीड की क्वालिटी की बात करें तो ऑयल सीड में क्या अच्छा होना चाहिए, ऑयल सीड की क्वालिटी में उसके ऑयल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इम्प्रूव्ड क्वालिटी।
अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो हम देखेंगे बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक ये हम पढ़ेंगे। थर्ड चीज़ हम जो बात करने वाले हैं वो बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे क्रॉप्स चाहते हैं जो रेजिस्टेंट हो बायोटिक फैक्टर के लिए भी और एबायोटिक फैक्टर के लिए भी, मतलब उनके ऊपर बायोटिक और एबायोटिक चीज़ों का कुछ खास असर ना पड़े। अब ये बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें क्या है? हमको ये तो मालूम है कि बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग चीज़ों में हम डील करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा क्रॉप ऐसा हो जो बायोटिक रेजिस्टेंट हो, मतलब उसको डिजीज़ कुछ तंग ना कर पाए, उसको इंसेक्ट्स खराब ना कर पाए, नीमेटोड्स मतलब राउंड वॉर्म्स जो अर्थ में है वो उसको खराब ना कर पाए। तो हम कहेंगे हाँ जी भाई, हमारे जो क्रॉप है इतनी बढ़िया वैरायटी का है कि इसको कोई भी ये चीज़ें परेशान नहीं कर सकती, खराब नहीं कर सकती। इसी तरीके से अगर हम एबायोटिक रेजिस्टेंट की बात करें कि हमारे प्लांट एबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ड्रॉट उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी सूखा पड़ गया तो भी हमारे प्लांट सर्वाइव कर जाएं। सॉइल की पानी की सैलिनिटी चेंज हो गई, ज़्यादा सॉल्ट आ गया तो भी हमारे पौधों को ज़्यादा नुकसान ना हो। इसी तरीके से अगर ज़्यादा बारिश आ गई और वाटर लॉगिंग हो गई तो भी हम क्या चाहेंगे कि भाई हमारे पौधों को ज़्यादा नुकसान ना हो, वो पानी को भी रेजिस्टेंट हो। इसी तरीके से हॉट, कोल्ड और फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी हम चाहेंगे। तो हम कहेंगे भाई अगर हमारे प्लांट्स ऐसे हैं तो हम कहेंगे हमारे प्लांट्स की बहुत अच्छी वैरायटी है। फिर हम और क्या चाहेंगे? फोर्थ हम पढ़ेंगे कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी मेच्योरिटी ड्यूरेशन थोड़ी चेंज हो जाए, कि भाई वो थोड़े समय में ही मेच्योर हो जाएं। हम ये नहीं चाहते कि हम पौधा लगाएं और 5-5, 6-6 साल वेट करते रहे। हम चाहेंगे भाई हम जल्दी से पौधा लगाएं और जल्दी से मेच्योर होके वो हमको प्रोडक्ट देना शुरू कर दे। फल है तो जल्दी फल दे दे, ग्रेन्स है तो जल्दी ग्रेन्स दे दे। ठीक है, उससे क्या होगा? हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी, हमें उसका लुक आफ्टर कम करना पड़ेगा और हम एक ही क्रॉप को, मतलब हम नेक्स्ट फसल फिर जल्दी से उगा पाएंगे। तो हम कहते हैं भैया ये क्रॉप इतने बढ़िया है, इनकी वैरायटी इतनी अच्छी है कि ये इसमें जल्दी जल्दी आपके फूड आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है वाइडर अडेप्टेबिलिटी की। मतलब हम कहते हैं हाँ हमारा पौधा इतना अच्छा है, इसकी इतनी अच्छी क्रॉप वैरायटी है कि ये अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को इजीली अडेप्ट कर लेता है। ये नहीं कि ये इस स्टेट का पौधा है, ये तो ये यहीं उगेगा, ये कहीं और नहीं उगेगा। तो क्या होगा? उसकी वो एक रिस्ट्रिक्ट रह जाएगा एक ही स्टेट के लिए। अब हम कहें कि हमारा पौधा वर्सेटाइल है, हर जगह पे ग्रो हो सकता है, तो उसके लिए अच्छी बात है, हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, हमारी क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव होगी। तो हमारा मेन काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा फूड बनाना पब्लिक के लिए, पॉपुलेशन के लिए। तो वो पौधे हमारे लिए अच्छे रहेंगे जिनकी वाइडर अडेप्टेबिलिटी होती है। जो लास्ट हम करने वाले हैं दैट इज 6th पॉइंट, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। जो भी एग्रीकल्चर में हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जैसे हम अगर मान लीजिए हम फॉडर प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। फॉडर मतलब हम गाय भैंसों को के लिए ये कैटल्स के लिए हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं जिनमें हमने ज़्यादा पत्तियाँ चाहिए। एक ये पौधा है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस और लीव्स आ रही है, और एक ये पौधा है जिसमें ब्रांचेस और लीव्स बहुत कम आ रही है। तो हमारे डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट क्या है अगर हम फॉडर क्रॉप ले रहे हैं? तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रेफर क्रॉप ए एज कम्पेयर टू दी क्रॉप बी, क्योंकि मैं तो फॉडर क्रॉप ग्रो कर रही हूँ, मुझे क्या लेना देना कि इसकी बाकी क्वालिटी क्या है। लेकिन बस मेरी जो मेन बात है वो ये है कि भाई इसके अंदर बहुत सारी पत्तियाँ होनी चाहिए जिसको मैं काट करके अपने केटल्स को फीड करा सकूँ। ऐसे ही अगर मैं सीरियल्स की बात करूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरे सीरियल्स का जो पौधा है उसकी हाइट कम रहे, छोटी हाइट का पौधा हो ताकि मैं उसको ईजिली मेंटेन कर सकूँ और उसकी हाइट को लंबा करने के लिए मेरे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना चले जाएं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो क्रॉप्स हैं उनमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए, या ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें होनी चाहिए।
तो चलिए अब हम करते हैं अपने क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव और देखते हैं कि हम ऐसे अच्छे वाले पौधे कैसे ला सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हम चल रहे हैं दैट इज हाउ कैन क्रॉप वैरायटी बी इम्प्रूव्ड। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव करने के लिए सबसे जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है सिलेक्शन। जो थोड़ा सा और मॉडर्न मेथड आया दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, और जो सबसे एडवांस मेथड चल रहा है दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। चलिए इन तीनों को समझते हैं। अब सिलेक्शन जो है आपका सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें क्या है, ठीक है भाई, आपने वो प्लांट्स चुनने शुरू कर दिए जो कि आपके लिए डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स लेके आए हुए हैं, और वो प्लांट्स हटाने शुरू कर दिए जो कि अनडिज़ायरेबल है, जो आपको नहीं चाहिए। अगर आपने अपनी फील्ड में कुछ प्लांट्स उगाए हैं, आपने देखा अच्छा ये वाले तो बहुत अच्छे उगे हैं, ये वाले अच्छे नहीं उगे हैं, तो जो अच्छे नहीं उगे हैं उनको आप एलिमिनेट कर दो, उनको स्टोर करके मत रखो। जो अच्छे उगे हैं उनके सीड्स प्रिजर्व कर लो और उनसे ही नेक्स्ट क्रॉप्स इम्प्रूव करा लो, नेक्स्ट क्रॉप्स ग्रो करा लो। तो धीरे धीरे आपके पास कलेक्शन बनता जाएगा उन पौधों का जो कि आपके डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, और जिनके पास अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो आप चाहते हो कि भाई इसकी सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इन सीड्स में ऑयल अच्छा नहीं है उनको हम एलिमिनेट करते चले जाएंगे। तो ये हमारा ओल्डेस्ट मेथड है कि भाई ठीक है, अच्छे अच्छे सीड्स रखते जाओ और उनसे ही नए नए प्लांट्स बार बार ग्रो कराते जाओ, पुराने वाले को हटाते जाओ। नेक्स्ट जो थोड़ा आपका टेक्निकल प्रोसेस है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि क्रॉस करवाना जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स में, यानी कि आपने कंट्रोल्ड वे में पॉलिनेशन करवाना है और अपने हिसाब से अपने डिज़ायरेबल ट्रेट्स के बीच में क्रॉस करवाना है। अब ये क्या चीज़ है, मतलब आपको मालूम है कि जब पौधे हमारे ग्रो होते हैं तो कैसे ग्रो होते हैं, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। सबसे पहला प्रोसेस आता है आपका पॉलिनेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन। तो दो मेल और फीमेल प्लांट्स में नेचुरली क्रॉस होता है, चाहे इंसेक्ट से है चाहे विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, ये सब आप कर चुके हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस प्लांट्स का क्रॉस कराते हैं। हमें एक मेल प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स पसंद है, एक फीमेल प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स पसंद है, तो हम खुद से उनके पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करवा करके और उनका नया स्पीशीज या नए हाइब्रिड प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कितने लेवल पर हाइब्रिडाइजेशन होती है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी तरह की होती है और ये कैसे हो सकती है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, इंटर वेराइटल, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनरिक। इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनरिक। अब इनके नाम से हम देखते हैं क्या है। अगर हम इंटर वेराइटल की बात कर रहे हैं तो दिस इज द क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। जैसे आपने वीट ले लिया, वीट में कई सारे तरह के वीट्स आते हैं आपके, है ना, उन वीट्स की वैरायटी को क्रॉस करवा दो और आपका इंटर वेराइटल क्रॉस हो गया। ऐसे ही राइस, बहुत सारे आप देखते हैं आपके घर में भी, जब आप मार्केट भी जाते हैं राइस लेने तो आप देखते हैं हर रेट के अलग अलग तरह के राइस हैं, तो आप उनमें क्रॉस करवाएं और नए हाइब्रिड डेवलप कर लें, तो ये होता है इंटर वेराइटल। अब इंटर स्पेसिफिक क्रॉस क्या है? दिस इज द क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस। सेम जीनस की स्पीशीज को क्रॉस करा रहे हैं। जैसे जीनस ग्रास, स्पीशीज हमने ले ली ग्रास की स्पीशीज आ गई, ठीक है। अब हमने अलग अलग तरह की ग्रास, यानी कि जैसे हमने ये ट्रिटियम टर्जिडम को एजिलस टॉशी से क्रॉस करवाया और हमको मिली मॉडर्न वीट ट्रिटिकम एस्टिवम। इतनी डिटेल आपको नहीं पढ़नी,
आपके कोर्स में नहीं है, बस आपको इनकी डेफिनेशंस लर्न करनी है. दिस इज आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ हेल्प कि कैसे, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते वैरायटी, स्पीशीज और जीनस को. तो यहाँ से हम इनको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ग्रास, बैम्बू भी एक ग्रास है, वीट भी एक ग्रास है, तो अलग अलग ग्रास को क्रॉस कराया तो आपका हो गया इंटर स्पेसिफिक. अब इंटर जेनेरिक मतलब पूरा का पूरा जीनस ही अलग है, पूरा का पूरा जेनरा अलग है. जैसे प्लम एक अलग ही प्लांट है, चेरी एक अलग ही प्लांट है, इनका आपस में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, ये सेम नहीं है. तो इनको क्रॉस करके आपको मिला है प्लूरी. ठीक है, प्लम और चेरी को क्रॉस करा के जो नया प्लांट मिला है दैट इज प्लूरी. ऐसे ही हम वीट, गेहूं और राई के पौधे को क्रॉस करा दिया तो आपका ट्रिटिकेल मिला. ठीक है, तो ये है बिटवीन जेनरा एंड मतलब आपको ये डिफरेंस कि वैरायटी में अगर है तो इंटर वेराइटल, स्पीशीज में अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इंटर स्पेसिफिक, और जेनरा में अगर क्रॉस है तो इंटर जेनेरिक. अब एक्चुअली आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं. ये पहले कभी हुआ करते थे आपका क्लासिफिकेशन लेसन, तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर रहता. तो ये आपका कुछ यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि टेक्सोनॉमी क्या है. इसकी डिटेल में हम नहीं जाते. अब हम इस लेसन को, इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं कि हमने जो है एक टॉपिक रह गया आपका, जो है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. हाइब्रिडाइजेशन हमने कर ली. 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेरिक. थर्ड चीज़ जो हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में करने वाले हैं दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में आ रहे हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग जो करते हैं वो इसको करते हैं अच्छे से, बहुत इसमें काम हो रहा है आजकल. और ये जो प्रोसेस है दिस इज़ मोर साइंटिफिक बेस्ड. यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन. हाइब्रिडाइजेशन आप खुद से कर सकते हैं, फार्म्स में खुद कर सकते हैं, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो आपके बिल्कुल साइंटिफिक वे में बनाए जाते हैं. अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मुझे इस प्लांट का कोई एक फीचर है बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, यानी कि इस प्लांट की खुशबू मुझे बहुत पसंद आई है, या इसका कलर मुझे पसंद आया है. ठीक है, चलिए कलर को लेके चलते हैं कि इस प्लांट से जो फ्रूट निकल रहा है मुझे उसका कलर बहुत पसंद है, लेकिन इस प्लांट की मुझे बाकी सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन इसका कलर मुझे इतना अपीलिंग नहीं लग रहा. तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट में से डीएनए निकालकर इस प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं. एंड दैट इज़ सेल बेस्ड, मतलब पूरे प्लांट में नहीं करते, इनके सेल्स और टिश्यूज़ पर काम किया जाता है. तब ये डीएनए की ट्रांसफ़र से, ठीक है, डीएनए क्या है, डीएनए वो पार्ट है जिसमें आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रखी है. तो हमें जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं उसका डीएनए या जीन को हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे क्रॉप में और फिर उनसे रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो हमको एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मिल जाता है. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. तो यहाँ से हमको सारी की सारी मिल गई हमारी एक अच्छी क्रॉप की वैरायटी. ठीक है, सो यहाँ पे इस टॉपिक को रोकते हैं कि क्रॉप की वैरायटी हमारी इम्प्रूव हो गई. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्रॉप की प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब हमने अच्छी सीड्स तो ले लिए, अब इनको ग्रो कैसे करवाना है, दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू and keep learning. Stay blessed.